के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आया था। बार बार मैं जिक्र उत्तराखंड का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मायावती ने यहीं पर बयान दिया था, इसी को लेकर बयान दिया था, क्योंकि 2 विधानसभा की सीटें उत्तराखंड में बसपा के पास हैं। और उसके बाद जो मायावती ने बयान दिया, उन्होंने कहा उत्तराखंड से हटकर उत्तर प्रदेश में बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो उसी से अब शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश की सियासत। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी कितने पानी में है वो जानने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। समय बहुत कम रह गया है, जब चुनाव नजदीक होगा, फरवरी में चुनाव होना है, उसके बाद सरकार बन जाएगी। किसकी सरकार बनेगी उसी पर चर्चा हो रही है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, एमआईएम के नेता, कांग्रेस के नेता मेरे साथ बैठे हुए हैं। अरुण जी, आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जिस तरह की स्थिति बीजेपी के अंदर देखी जा रही है, हर कोई नेता पोस्टर में, हर कोई नेता बयान में अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताता है। आपने पंकज सिंह का जिक्र किया, आपने आदित्यनाथ का जिक्र किया, उनके समर्थक भी सड़कों पर उतरते हैं और कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की होंगे बीजेपी की तरफ से। देखिए, कार्यकर्ता समर्थक कुछ भी कह सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का कौन उम्मीदवार होगा ये जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा तब तय होगा जी। और यदि उससे पहले भी तय होता है तो अभी पार्टी में संगठन स्तर पर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है और न कोई नाम तय हुआ है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास अनेकों ऐसे चेहरे हैं जिनको हम मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सकते हैं। हमारे पास नेतृत्व का अभाव नहीं है जी। लेकिन अरुण साहब, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह की प्रचार प्रसार की रणनीति बीजेपी ने बीते लोकसभा चुनाव में अपनाई थी, उस दौरान भावी प्रधानमंत्री उस दौर के नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ तौर पर मंचों से भाषण में तमाम वादे किए थे। वो 15 लाख का वादा अक्सर सबको याद आ जाता है, 100 दिन का वादा याद आ जाता है। क्या ऐसे ही वादे देखने को मिलेंगे जो वादे पूरे नहीं हुए अभी तक? नहीं, जो वायदे किए थे वो वायदे पूरा होने की प्रक्रिया में है। उसके लिए मैं कह सकता हूं कि समय की प्रतीक्षा कीजिए। ईमानदारी से सारे प्रयास हो रहे हैं जी। और जो वायदे हम उन्हीं के नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है। और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से धीरे धीरे, क्या अमित शाह को भी अरुण जी भरोसा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, उन्होंने कहा था कि जो बात नरेंद्र मोदी जी ने की थी वो तो एक चुनावी जुमला था। नहीं, ये जो जुमले की बात होती है चुनाव में, सभी जब राजनीतिक दल अपना चुनावी भाषण करते हैं तो कुछ ना कुछ बातें की जाती हैं। अच्छा, और झूठ भी बोल सकते हैं ना? नहीं, झूठ नहीं बोल सकते। जो कहा जाता है उस पर अमल भी होता है और वो उस समय जनता को आकर्षित करने के लिए जिस तरह की बात होती है वो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, तमाम राजनीतिक दल करते हैं। मान लें कि जब आप चुनाव में जाएंगे, जब आप चुनाव में मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक बात समझ लीजिएगा। अगर हमने ये कहा कि विदेशों में जो काला धन है हम उसको वापस लाएंगे, उसकी अमाउंट इतनी बनती है, अगर पूरा देश में आ जाएगा तो विकास में खर्च होगा, हम भी जानते हैं, और विकास पर खर्च होगा। और वो इतनी बड़ी रकम है कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास पर खर्च होने वाली रकम वो 15 लाख। इब्राहिम, ये चीजें तो विदेश से आनी है, लेकिन जो देश में ही मिलनी है वो चीजें क्या बीजेपी दे पा रही है? मिलना शुरू हो गया। काला धन की वापसी, काला धन होना, इस पर इनकम टैक्स के सख्त नियम आ गए हैं, लोगों की जांच हो रही है, वो प्रक्रिया में है, वो आएगा। बिजली पर बहुत बड़ा काम हो रहा है, सड़क पर बहुत बड़ा काम हो रहा है और उसकी चिंता जो इनको सता रही है वो यही सता प्रधानमंत्री करेंगे, बाकी जनता को नहीं करनी चाहिए। सिर्फ वोट देते वक्त यही चिंता राजनीतिक दलों को सता रही है कि जिस प्रकार से मोदी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, जिस प्रकार से प्रगति हो रही है, जिस प्रकार से ये सब काम चल रहे हैं, इनका जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति में रोकने वाला कोई नहीं। प्रदेश में भी यही चिंता सबको है। जो हमारे मेहमान पार्टी है, जिनका भी उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, उनको भी मोदी ध्यान में है, तो वो सपा को भी मोदी ध्यान में है। मेरा सवाल सिर्फ बीजेपी से है। जो वादे आपने बीते लोकसभा चुनाव में किए थे और उसके बाद जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है, जो ग्राफ बीजेपी का, जो लहर नरेंद्र मोदी की थी वो गिरती गई, क्या यही जुमले, यही बातें जो मंचों से की गई, लोगों का विश्वास उससे उड़ गया? क्या हमारी कोई लहर नहीं गिरी है, हमारा ग्राफ धीरे धीरे वैसे ही ऊपर और बढ़ रहा है। हमारे जो परिणाम, उदाहरण के तौर पर दिल्ली देखने को हमको मिला, बिहार देखने को हमको मिला। दिल्ली और बिहार की चर्चा करते हैं हम, दूसरे प्रदेशों की चर्चा नहीं करते हैं। जहां हम कभी सरकार में नहीं थे, हम सरकार में आए। नहीं, वो लहर की बात हो। 4 प्रदेशों में हम सरकार में, उसकी चर्चा नहीं करते हैं।
आसाम का भी रिजल्ट आने वाला आपके सबके सामने होगा। वो तो वक्त बताएगा। केरल बंगाल में भी आना है, उत्तराखंड का भी आना है, और भी यहाँ का उत्तराखंड के संकट से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। 9 विधायक कांग्रेस के छुटे, वो आंतरिक उनका संकट है और वो संकट खत्म नहीं हुआ है। प्रधान साहब आऊंगा आपके पास, खान साहब जवाब देना चाहते हैं, बहुत देर से वहां के कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 2 स्टिंग ऑपरेशन उनके हुए, वो एक वही भ्रष्टाचार की परंपरा जो कांग्रेस में चलती आ रही है उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। एक बार फिर धनबल जो है राजनीति पर हावी हुआ। बिल्कुल, धनबल राजनीति पर हावी हुआ, लेकिन क्या मोदी जी के वो वादे धरातल पर उतर आए या नहीं आए, ये जवाब नहीं मिला। खान साहब आपके पास आ रहा हूं। अतर खान साहब, अब आप रिएक्शन देना चाहते थे, इस पर दीजिएगा। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा अरुण जी से, काला धन वापिस आएगा, कब आएगा, सरकार चली जाएगी तब आएगा, पता नहीं कब आएगा, लेकिन काला धन जा जरूर रहा है इस देश से। इन्होंने विजय माल्या को भगा दिया 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर, वो रोके जा सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं रोका। और इनका ग्राफ कितना बढ़ रहा है देश में, वो आपने सबसे पहले देखा दिल्ली में जी, उसके बाद देखा आपने बिहार में जी, उसके बाद में इन्होंने क्या किया उत्तराखंड में, वो सबके सामने, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। विधायक कैसे गए, कहाँ गए, क्या उन्हें पैसे दिए गए या जो कुछ भी हुआ, वो सबके सामने है। वहां पे इन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो मोदी जी का ग्राफ ऊपर नहीं उठ रहा है, बिल्कुल नीचे जमीन की तह में घुसता जा रहा है। और यूपी चुनाव में भी यही होगा। यूपी चुनाव में भी यही होगा। खान साहब, एक और सवाल आपसे मेरा है कि जिस तरह की चुनाव की रणनीति आप बना रहे हैं, आपकी पार्टी बना रही है, मेरे पास एक आपका आंकड़ा मिला था, चुनाव प्रबंधन के लिए आप ऑकलैंड, बिक्स जैसी नामी संस्थाओं से बात कर रहे हैं, क्या ये सच है? सर इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ये पार्टी के वरिष्ठ नेता बता पाएंगे जी, लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको खान साहब उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी है? किस तरह की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में चल रही है? सर उस पर भी काम किया जा रहा है। जो भी कोई किसी भी काम में गलती कर रहा है उसे बख्शा नहीं जा रहा है। सिर्फ हमारी सरकार है, समाजवादी सरकार है, जिनने नाम समाजवाद का है, काम के बारे में आपको मालूम नहीं। प्रधान साहब आपके पास आ रहा हूं, प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। और कांग्रेस की हालत जो हमने देखी थी, जब हम देख रहे थे लगातार 2 बार यूपीए 1 यूपीए 2 का नारा आज भी होता है, बार बार जिक्र यूपीए 2 और 1 का होता है, लेकिन उसके बाद से लेकर अब कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। आप तो नहीं मानेंगे खैर, लेकिन जिस तरह से राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, जैसे हमने देखा महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वहां पर बीजेपी गठबंधन में आ गई। हरियाणा में आपकी सरकार थी, वहां गठबंधन में आ गई। जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार थी, वहां गठबंधन की सरकार बीजेपी की आ गई। उधर झारखंड की बात करें, उधर आपकी सरकार थी गठबंधन की, वहां पर बीजेपी आ गई। लेकिन ग्राफ तो गिरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? क्या मैं तो आपको दोनों डाटा आपसे पहले भी बताया। नहीं, ये आपने मुझे वोट परसेंटेज बताया जी, वोट परसेंटेज नहीं, विधानसभा वाइज स्थिति भी बता देता हूं जो आपने कही। आज समय का अभाव में मैं जी बिल्कुल 2 मिनट ही लूंगा। 4120 में से अभी भी 908 पे हम है, ये 4120 में से 1010 पे है। अंतर बहुत बड़ा नहीं है। ये तब था जो मोदी लहर के दौरान जो माहौल हुआ, चुनाव हुआ, उसके बाद जो ये ग्राफ हो। एक बार जनता बेवकूफ बन सकती है, बार बार नहीं। जनता बहुत समझदार है। चुनावी जुमले का जो झोल इन्होंने चला, चुनावी जुमले का जो इन्होंने खेल खेला, कभी रामदेव जी को बैठाया कि 100 दिन में काला दिन ले आएंगे, कभी ये चर्चा करी कि जी हम हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे, बड़े बड़े झूठे वादे कर दिए। आप देखें ना जनता से लूट कैसी हो रही है। डीजल पेट्रोल के दाम, कच्चा डॉलर जब बैरल $145 बैरल था, तब ये रेट मिलता था। आज के रेट में तो हमें 37-38 रुपए होना चाहिए। मोदी जी को हमारे यहाँ मरते हुए, पहले मैं बात पूरी कर लूं, टाइम कम है। मोदी जी को हमारे यहाँ यूपी में, महाराष्ट्र में मरते हुए किसानों की चिंता नहीं है, मंगोलिया को जाके पैसे बांट रहे हैं। अरे हमारी मेहनत का पैसा है भाई, हमारे ग्राफ गिरने वाली बात आपने कही, बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। क्या बोलने से जो भाषा शैली, हमारी राजनीतिक भाषा शैली जो बिगड़ रही है, उसके बिगड़ने से ही ग्राफ गिरता है? बिल्कुल, भाषा शैली भी एक पार्ट है। सलमान खुर्शीद, आपको याद हो, सोनिया गांधी ने एक बार कहा था खून की खेती को, जिस तरह का बयान दिया था। ये नाम गिरा रहा हूं कांग्रेस, मैं कह रहा हूं भाषा शैली। हमारे यहाँ भी कुछ गलतियां रही होंगी, उसका रिप्रिकॉशन रहा, रिजल्ट रहा, पर आज जो गलतियां हैं उनकी तरफ हो रही है, और जिसका निरंतर ये रिजल्ट आ रहा है कि आप हर जगह चुनाव हार रहे हो। चाहे आपकी धोखाधड़ी, आप कह रहे हैं घोटाले नहीं हो रहे, आप देश से सबको भगा रहे हो। आईपीएल के मोदी जी का काम आपके सामने है। मोदी जी अब पता नहीं क्या रिश्ता है जी, वसुंधरा जी उन्हें खुद बाहर छोड़ के आ रही हैं और उन्हें कह रहे हैं कि ये मानवता के नाते है। माल्या जी के लिए सीबीआई नोटिस इशू कर देती है, अगले दिन सीबीआई उसे वापस ले लेती है और माल्या जी को भगाया। अरे जिस आदमी किसान पे 10-20 हजार 50 हजार के उसकी रिकवरी करने पुलिस और वो आ जाती है, 9,000 करोड़ के मुलजिम को सीबीआई बाहर छोड़ के आ रही है।
आप चलिए, बताएं ना ये क्या है। प्रधान साहब मौका मिला तो फिर आऊंगा आपके पास। चौहान साहब आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से आप लोगों ने आपने सबको सुना है और आप अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखेंगे तो आपको पहले वहां की स्थिति भांपनी पड़ेगी कि वहां पर समस्याएं क्या है, उनका सरोकार कैसे करना है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, कौन सी पार्टी आपको टक्कर दे सकती है। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है ओवैसी जी का उत्तर प्रदेश में? हमारे मुद्दे मुख्यतः दो होंगे जी। पहला मुद्दा शिक्षा का, क्योंकि हमारे आपने रिपोर्ट में भी दिखाया था शिक्षा की बहुत हालत खराब है, बद से बदतर है जी। दूसरा स्वास्थ्य का होगा, क्योंकि आज गरीब दवाइयों के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए तड़प रहा है, वो जिंदगी उसकी ऐसे ही निकल जा रही है, वो बेचारा गरीब हॉस्पिटल के बाहर जाके फरियादी बनकर खड़ा हुआ है। तीसरी चीज होगी हमारी कानून व्यवस्था, जिसको हम लागू करना चाहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सिस्टमेटिक हो, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा और इत्तेहाद की बात हो, और दलित और माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास पर जो एहतसाल हो रहा है वो ना हो। क्योंकि एक सेकंड समाजवादी गवर्नमेंट में जो झूठे वादे की गए, 18% का झूठा वादा। एक आगरा की बीजेपी की पार्षद जिसका नाम कुंदिका शर्मा, वो जेल गई भड़काऊ भाषण में, उनको समाजवादी ने अपनी पार्टी में लिया और 11 में वापस हुए। हमारा दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है, दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है और दुश्मन नंबर 2 हमारी समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। क्यों दुश्मनी बना रहे हैं? एक लोकतांत्रिक पॉलिटिकल दुश्मनी, पॉलिटिकल दुश्मनी भी क्यों नहीं? क्यों? बिल्कुल है, क्योंकि नहीं, दुश्मन बनाइए ना, दुश्मन बनाइए, हम भी कहते हैं। शिक्षा को दुश्मन बनाइए, कानून व्यवस्था को दुश्मन बनाइए। ये जिस तरह की स्थिति बुंदेलखंड में है उसको दुश्मन बनाइए, उससे लड़िए तो हम भी माने आपको। इसीलिए तो है ये इस काम को करने वाले यही तो लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग शिक्षा फैला रहे हैं, जो लोग स्वास्थ्य पे काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, जो लोग झूठे वादे कर रहे हैं, देश की जनता को छल रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए कानूनी और जमहूरी अंदाज में, और देश को तरक्की की तरफ ले जाए। आपकी बात जनता तक पहुंची होगी और तमाम लोग आपको जो देख रहे हैं वो आपको समझे भी होंगे। आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए विनय जी, अरुण जी, अतहर खान साहब और शादाब चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम सवालों के सटीक जवाब देने के लिए। स्थिति उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2017 के लिए तैयारियों की थी, जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है और कौन क्या कुछ सोच रहा है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। क्या एक बार फिर से वही वादे होंगे, वही दावे होंगे जो इससे पहले इस देश ने देखे हैं, या फिर कुछ नया निकलकर इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखने को मिलेगा? सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।